नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। ये नहीं कि शिफाली जरीवाला की मृत्यु के बाद पूरे बॉलीवुड में एक बार फिर से काली छाया मंडराने लगी है। मृत्यु के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि मौत का कारण क्या था, लेकिन एक ऐसी खबर आई है मित्रों, जिसे आप जान करके चौंक जाएंगे और सबके सब हैरान हो जाएंगे। वैसे तो पूरे देश भर में मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मुंबई में अद्भुत हो गया। और ये और कुछ भी नहीं है। आप पाप करते रहेंगे लगातार और आपको पाप का प्रतिफल अच्छा मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उस शहर में एक से एक घोर अपराध हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और शहर अच्छा करेगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? वहां का मुख्यमंत्री मौन है, वहां का होम मिनिस्टर मौन है, वहां का कमिश्नर मौन है, सबके सब मौन है। तो वो शहर कैसे अच्छा करेगा? तो काली छाया मुंबई पर ही नहीं, बॉलीवुड पर ही नहीं, पूरे मुंबई पर मंडराने लगी और गहरी काली छाया है। सिफाली जरीवाला की मृत्यु हो गई 42 वर्ष में। अभी तक उसकी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि संभवतः हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक को लेकर के मैंने 2-3 कारणों के ऊपर अपने पिछले वीडियो में आपसे बात शेयर की थी, लेकिन आज उसके बियॉन्ड जाकर के कहना पड़ेगा कि मुंबई पर और बॉलीवुड पर कैसी गहरी काली छाया है, जिसे आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुंबई जाना जाता था संपत्ति के लिए, रियल एस्टेट के लिए। एक एक घर के किराए वहां पर तो लाखों रुपए में हैं। 2 बेडरूम के किराए वहां पर 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए मामूली बात है। छोटे मोटे अपार्टमेंट में भी वो किराया होता था। घरों की कीमतें करोड़ों में होती थी। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के जो फ्लैट्स हैं, उसकी कीमतें मुंबई में कई करोड़ में। सी फेसिंग अगर है तो और भी माशाअल्लाह। कीमत कहां चली जाएगी कहना मुश्किल है। तो एक तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा मुंबई मशहूर था है बॉलीवुड के बारे में। दोनों पर बहुत गहरी काली छाया ने अपना बसेरा कर लिया है, और ये बात हर एक मुंबईकर को ध्यान से सुनना चाहिए, और खास तौर से महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर ये पाप का सिलसिला यूं ही अनवरत जारी रहा, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से जो शुरू हुआ था, वैसे ऐसा नहीं है कि इसके पहले पाप नहीं हुए थे, हुए होंगे, लेकिन इस तरह का घोर पाप नहीं हुआ था कि मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं उगाही करे, गुंडागर्दी करे, हत्या करवाए, हत्या के रिपोर्ट बदलवाए, छुपाए, उसकी जांच को डेविएट करवाए। ऐसा बहुत कम प्रकाश में आया था, लेकिन ये बात प्रकाश में आई और उसके बाद ऐसा लगा, समझिए कि मुंबई में तूफान आ गया हो। मित्रों, मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट जो रियल एस्टेट है, वो पूरी तरह से क्रैश कर गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोविड का इंपैक्ट है। मुंबई में घर बिक नहीं रहे हैं, और ये जो क्रैश है, ये तकरीबन 24% का क्रैश है, मतलब माइनस में गया।
34%। जो सप्लाई का जो आलम था कि बिल्डिंगें बनती थी, घर बन रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, सप्लाई बढ़ाया जा रहा था, जितनी डिमांड है उससे सप्लाई उसके हिसाब से बढ़ाई जाती थी। सप्लाई का जो आलम है मित्रों, वो 60% तक घट गया है। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये प्रभु की मार कहेंगे या मार्केट की मार कहेंगे? ऐसा सिर्फ, हालांकि आप कह सकते हैं कि सिर्फ मुंबई के बारे में नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी 16% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। सप्लाई भी आगे बढ़ रही है, डिमांड भी आगे बढ़ रही है, मतलब खरीदार भी आगे हैं और सप्लाई भी हो रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, घरों का निर्माण हो रहा है, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम। अधिकतर तो अब 2 बेडरूम बन ही नहीं रहे हैं, ज्यादातर 3 बेडरूम बन रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का जब मैं नाम लूं तो उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद भी कह सकते हैं, गाजियाबाद भी कहते हैं, बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। और अभी योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को एक फ्लिप देने के बाद ग्रेटर गाजियाबाद की भी घोषणा कर दी और दिल्ली से मेरठ मोनोरेल और मेट्रो और हाईवे 8 लेन एक्सप्रेस वे है। दिल्ली मेरठ मोनोरेल है दिल्ली मेरठ, और मेट्रो दिल्ली मेरठ वो भी शुरू होने वाला है। मतलब 90-95 किलोमीटर की जो दूरी है दिल्ली से मेरठ की, वो अब आधे घंटे में सिमट के रह जाएगी, 1 घंटे में सिमट के रह जाएगी मैक्सिमम दूरी। मतलब ये हुआ कि दिल्ली से लेकर के वाया गाजियाबाद और हापुड़ मेरठ तक, आपको हापुड़ भी एक तरफ डेवलप हो रहा है, इधर मेरठ भी डेवलप हो रहा है। मेरठ तक आप आसियाना बना सकते हैं। कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। मोनोरेल, एक्सप्रेसवे और मेट्रो, तीन तीन चीजें मिल रही हैं। इधर योगी दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से उठाए हुए हैं। आपको याद होगा अभी नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर, जो इसी साल ऑपरेशनल होने वाला है। एनी मोमेंट इट विल बी ऑपरेशनल। अप्रैल का टाइम था, वो मिस कर गया है। अब आने वाला टाइम है जिसमें कि इमीडिएटली उसको बूस्ट मिलने वाला है। तो जेवर एयरपोर्ट भी उठ रहा है। उधर दिल्ली के जो 3 एयरपोर्ट हैं उसमें टर्मिनल 3, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 के बाद टर्मिनल 2 को रिवैम्प किया गया, रिवैम्प हो रहा है। टर्मिनल 1 रिवैम्प हो चुका है, उसको भी एक्सपैंड किया गया है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। इधर जेवर एयरपोर्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और गाजियाबाद में जो हिंडन एयरफोर्स का एयरबेस है उसको भी अब पैसेंजर एयरपोर्ट के रूप में ऑपरेशनल कर दिया है। अब हिंडन से भी फ्लाइटें जा रही हैं। मतलब गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली, इस तीनों में एयरपोर्ट है और ये सब 50 किलोमीटर के पेरीफेरी में है। 50 किलोमीटर के पेरीफेरी में, 50 से 60 किलोमीटर के पेरीफेरी में 3 बड़े बड़े एयरपोर्ट आपके पास हैं। तो जाहिर है उस इलाके का ग्रोथ होना ही होना है। और ये सब योगी के सदविचार का, सदबुद्धि का नतीजा है कि योगी फोकस्ड होकर के कानून व्यवस्था पर अंकुश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई अत्याचार होने नहीं दे रहे हैं। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। जिस नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2023 तक लगभग 2000 एमएनसी काम कर रहे थे, आज के दिन में उसका आंकड़ा लगभग 3-4 हजार तक पहुंच गया है।
और अभी जो एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, एफएनजी जिसको आप कहते हैं, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, इसके बन जाने के बाद और भी तेजी से जो गुड़गांव में कंपनी है वो रुख कर रही है नोएडा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। गुड़गांव भी बड़ी तेजी से एमएनसीज आ रहे हैं। लेकिन अब जो नया डेस्टिनेशन बना है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एमएनसीज के लिए नया डेस्टिनेशन बन रहा है। अब मैं ये इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जरा उस मुंबई पर नजर डालिए। मुंबई कैसे तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और रियल एस्टेट में, हालांकि हैदराबाद में भी मार्केट क्रैश हुआ है, मार्केट कम में मंदी है रियल एस्टेट में, बेंगलुरु में भी है। जो दो बड़े शहर हैं भारत में, दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली से भी ज्यादा एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसकी मैं बात कह रहा हूं, जिसमें मैंने अभी जिक्र किया नोएडा का, गुड़गांव का, गाजियाबाद का, ग्रेटर नोएडा का, फरीदाबाद भी आप कह लीजिए। इनका जो ग्रोथ है, उसके बाद अगर पूरे देश में किसी एक सिटी का ग्रोथ हो रहा है तो वो चेन्नई है। बेंगलुरु डाउन, हैदराबाद मिजरेबली डाउन, पुणे डाउन, ठाणे डाउन, और मुंबई तो क्रैश ही कर गया है। खरीदार नहीं मिल रहे हैं, बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, खरीदारी नहीं हो रही है, सप्लाई और घटता जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है और वो काली छाया क्या है? मित्रों, काली छाया जो है, आप कह सकते हैं कि सुशांत और दिशा की आत्मा ने मुंबई को एक प्रकार से झकझोर दिया है। और उसके हर सेक्टर में सुशांत और दिशा जैसे और भी बहुत सारे आत्माएं होंगी जिसका श्राप पूरे शहर पर पड़ रहा है, और बॉलीवुड पर खास तौर से। और वो अब इविडेंट हो गया है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप देखिए एक साथ हो रही हैं। बॉलीवुड ध्वस्त हो रहा है और मुंबई का रियल एस्टेट भी ध्वस्त हो रहा है। ये दोनों बड़ी पहचान थी मुंबई की, रियल एस्टेट के मामले में और फिल्मों के मामले में। और इस दोनों में असल में ये ब्लैक मनी का पूरा धंधा चलता था, और ये कारोबार लंबे समय से चल रहा था। हाजी मस्तान के जमाने से चल रहा था, अरुण गबली के जमाने से चल रहा था। 90s में डी कंपनी ने मोर्चा संभाला, और डी कंपनी, हाजी मस्तान, अरुण गबली, इन तीनों के एरिया डिवाइडेड हैं। अब इनके गुर्गे आजकल रियल एस्टेट को संभाल रहे हैं, और इनके सारे गुर्गे मिल करके रियल एस्टेट में ऐसा इन्होंने कोहराम मचाया, ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का इनके ऊपर भरोसा खत्म हो गया। एक तरफ बॉलीवुड शट डाउन किया, बॉलीवुड में ब्लैक मनी को खपाया जाता था, बॉलीवुड खत्म। अब बॉलीवुड का जो पैसा था वो सर्कुलेट होता था रियल एस्टेट में। तो अब बॉलीवुड के पास ही पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट में कहां से पैसा जाएगा? तो बॉलीवुड खतरे के निशान से नीचे, बाढ़ में अगर आप देखते होंगे तो लिखा रहता है कि ये नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो बॉलीवुड खतरे के निशान से ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बहुत ऊपर चला गया है। खतरा किस चीज का? ध्वस्त होने का। ध्वस्त हो चुका है पिछले 4 वर्ष में। अभी तक बॉलीवुड को यह बात समझ में आई नहीं है। ये तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म आए, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन आ गया, हॉटस्टार आ गया, डिज्नी आ गया, उसकी वजह से जो छोटे छोटे कलाकार हैं उनको थोड़ा रोल मिल रहा है। जो टेलीविजन सीरियल्स हैं वो थोड़ा मार्केट को बचाए हुए हैं, वरना मल्टीप्लेक्स तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, चौपट हो चुका है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे का जो फेनोमेना था वो गोल। वीकडेज तो छोड़ ही दीजिए आप, वीकडेज में तो कोई जा नहीं रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे का जो एक चलन था वो भी खत्म। सोशल मीडिया का बोलबाला, टेलीविजन चैनल का सेंटर स्टेज में आना, फिर न्यूज चैनल का एंटरटेनिंग बन जाना,
तो आपके पास तो दो ही आंख हैं और इस दो आंख से देखने के प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो कितना कर लेंगे आप? कभी कभी आप ऊब जाएंगे तो कहेंगे कि अरे चलते हैं मूवी देखने के लिए। अब ये जो पहले आपके पास देखने लायक कोई साधन नहीं होता था, अब आपके पास देखने लायक इतने साधन हैं कि आप क्यों जाएंगे थिएटर में। अधिकतर बड़े शहरों में लोगों ने अपने घर में ही थिएटर बना लिया है। बड़े बड़े डॉल्बी उनके पास बुफर हैं, म्यूजिक सिस्टम हैं, स्क्रीन है, बड़े नहीं तो 70, 74, 75 इंच के बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन हैं। अब वो जो एलईडी स्क्रीन है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो रहे हैं, हर घर में आपको मिल जाएंगे। लोगों को देखने का जो सुख प्रदान होता था वो अब घर में ही हो रहा है। तो थिएटर कौन जाएगा? हाँ, थिएटर तब जाता जब कोई मदर इंडिया जैसी कोई मूवी बन जाती। थिएटर तब जाता जब कोई मुगले आजम जैसी मूवी बन जाती। हालांकि उस जमाने में मुगले आजम जब रिलीज हुआ था तो शुरुआत में नहीं चला था, फेल ही हुआ था, बाद में उस पिक हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि बॉलीवुड में ना फिल्में वैसी बन रही हैं, ना म्यूजिक वैसे आ रहे हैं, ना हीरो वैसे हैं। 4 साल से यही 3-4 बुढ़े हीरो को आप देख रहे हैं, उसका कुछ चल नहीं पा रहा है। अक्षय कुमार ने किसी तरीके से सरकार के साथ अपना हॉबनॉबिंग करके कोई मूवी वूवी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी 60 पहुंचने वाले हैं, 56-57 तो हो ही गए हैं, 60 पहुंच जाएंगे। तो ये 60s वाले हीरो जिनको कि अपने आने वाले हीरो को जगह देना चाहिए था, उसे प्रमोट करना चाहिए था, ताकि बॉलीवुड एज ए फिल्म इंडस्ट्री बची रहती। नए एक्टर्स आते, नई स्क्रिप्टें आती, नए डायरेक्टर आते, नए गायक आते। अब ये जो टैलेंट शोज हैं, म्यूजिक शोज हैं, वो अच्छा चल रहा है, उसमें नए नए टैलेंट भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्लेबैक सिंगिंग के बजाय वो अपना स्टेज शो कर रहे हैं, अपना बेचारे बहुत कमा रहे हैं। एक बार अगर आप किसी भी सोनी टेलीविजन के या जी टेलीविजन के किसी भी टेलीविजन का जो टैलेंट शो है म्यूजिक का, उसमें आप चले जाते हैं, उसके बाद आपका एक नाम हो जाता है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो जाता है, फिर आपकी दिहाड़ी चल जाती है। आप इतना तो जरूर हो जाता है कि आप 1-2 लाख रुपया आराम से आप कमा सकते हैं। मामूली से मामूली सिंगर आज के दिन में कमा रहे हैं। अब उनको प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिले ना मिले, फिल्मों में काम मिले ना मिले, अब ऐसे आपको एक से एक कलाकार मिल जाएंगे जो बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं है। आज ही मैं सुन रहा था कैलाश खेर साहब का इंटरव्यू। वो कह रहे थे कि फिल्मों में मुझे गाने मिल रहे हैं, लेकिन मैं फिल्मों के भरोसे भी नहीं हूं, और फिल्म में मुझे अच्छी बात है कि मुझे गाने मिल रहे हैं, लेकिन वो लोक संगीत को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। कैलाश खेर साहब नॉर्थ इंडिया के हैं। मैथिली ठाकुर इंडियन आइडल से अपनी पहचान बनाई, जिनको प्रधानमंत्री ने बुला करके सम्मानित किया था इन्फ्लुएंसर के रूप में। मैथिली ठाकुर ने प्रण लिया कि मैं बॉलीवुड की फिल्मों में काम नहीं करूंगी और प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगी, वहां की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगी। और आज मैथिली ठाकुर एक बहुत जाना पहचाना नाम है और पूरी दुनिया में वो शोज कर रही हैं, विदेशों में भी उनके शो हो रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं कि बॉलीवुड पर जो काली छाया इतनी घनी हो गई है, ये कोहरा इतना घना है मित्रों, जिससे निकलना मुश्किल है। और ये बॉलीवुड के पापियों ने बॉलीवुड के साथ ये कृत्य किया है। ये देखिए, मैथिली ठाकुर किसी फिल्म में काम नहीं किया, किसी फिल्म के लिए कोई गाना नहीं गाया, एक भी फिल्म के लिए इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग नहीं किया और कॉन्शियसली नहीं किया। मैथिली ने कहा कि मैंने निर्णय लिया कि मुझे बॉलीवुड में ब्रेक मिले ना मिले,
मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। टैलेंट है, पूरी दुनिया कद्र कर रही है, प्रधानमंत्री कद्र कर रहे हैं, सेल्फी मैथिली खिंचवा रही है और प्रधानमंत्री खुशी खुशी सेल्फी दे रहे हैं। ये मैथिली ठाकुर ने स्टैब्लिश किया। और ऐसे बहुत सारे, कैलाश खेर का मैंने आपको जिक्र किया, कैलाश खेर भी वही कह रहे हैं। अरिजीत सिंह मुंबई से चले गए और सुदूर अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में जाकर के उन्होंने स्टूडियो बनाया और वहां से वो शो कर रहे हैं। बंगाली फिल्मों में गा रहे हैं, साउथ की फिल्में उनको मिल रही हैं उसमें गा रहे हैं। बढ़िया काम चल रहा है उनका। बॉलीवुड उन्हें काम दे नहीं दे, आज भी अरिजीत सिंह को के दीवाने पूरी दुनिया है, भारत तो छोड़िए। तो ये खान ने उनको बर्बाद करने की कोशिश की थी, अरिजीत आबाद हो रहे हैं। बेचारे माफी मांग रहे थे, सोशल मीडिया पर माफी मांगा कि सलमान भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, नहीं माना। अकड़ देखिए ना, ये पैसे का गुरूर हो गया। अब ये पैसा जाते हुए वक्त नहीं लगेगा मित्रों, बड़ी तेजी से जाएगा। कैसे जाएगा? रियल एस्टेट क्रैश। इन सबके पैसे लगे हुए हैं रियल एस्टेट में। बस ऐसा नहीं है कि ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, इनकी जिंदगी बहुत चलेगी। लेकिन जो सोचा था, जो अहंकार इनके मन में था कि आने वाले दिनों में हम 15-20 हजार करोड़ के आदमी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और अरिजीत जो है सो सड़क पे आ जाएगा, विवेक ओबराय सड़क पे आ जाएंगे। यही विवेक ओबराय दुबई में जाकर के रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं और बड़ा चोखा चल रहा है उनका धंधा। मुंबई से चले गए। खबर तो यहां तक आ रही है मित्रों कि इस देश के सबसे बड़े अमीर, सबसे धनी व्यक्ति ने अपना ठिकाना मुंबई से हटा लिया है और वो दुबई चले गए हैं। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर दुबई में बना लिया है, मुंबई में नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी जी की। अब ये कितना सच है ये तो मुकेश जी ही बता सकते हैं, या जो रिलायंस में काम करने वाले लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन हमारे पास जो खबर है, उन सूत्रों का कहना है कि मुकेश अंबानी जी ने अपना इंटरनेशनल पूरा ऑपरेशन दुबई शिफ्ट कर लिया है। जो सचिन वाजे जैसा गुंडा, उद्धव ठाकरे जैसा एक गुंडा मुख्यमंत्री, आदित्य ठाकरे जैसा लफाड़ी, लोफर, आदित्य ठाकरे जैसा लोफर, अरे मैं तो खुले में कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं, आदित्य ठाकरे जैसा लोफर आदमी वो राजनीति की कमान संभालेगा तो मुकेश अंबानी क्या करेंगे? क्या चारा है मुकेश भाई के पास? तो छोड़ दिया मुंबई को उन्होंने, चले गए दुबई। विवेक ओबराय को इन्होंने काम करने नहीं दिया बॉलीवुड में, छोड़ दिया उन्होंने बॉलीवुड, चले गए दुबई, उतर गए रियल एस्टेट के बिजनेस में। दुबई में अच्छा चल रहा है कारोबार, 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना ली इन्होंने, जिनको इन्होंने समझा था कि ये रोड पर आ जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरिजीत सिंह ने भी अपना मुकाम हासिल कर लिया, विवेक ओबराय ने भी मुकाम हासिल कर लिया, मैथिली ठाकुर अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, कैलाश खेर को फिल्मों में गाने मिले नहीं मिले, अपना काम चल रहा है उनका। जिनको टैलेंट है उसे इस बॉलीवुड के, इस गंदे बॉलीवुड की अब दरकार नहीं है। ये गंदा बॉलीवुड है, ये वो बॉलीवुड नहीं है जो दिलीप साहब का था, जो बलराज साहनी का था, जो मीना कुमारी का था, जो मधुबाला का था, जो राज कपूर का था, जो देवानंद का था, जो बैजंती माला का था, जो वहीदा रहमान का था, हेमा मालिनी का था। ये गंदा बॉलीवुड है, ये गंदा, ये घटिया बॉलीवुड है, ये ड्रगिस्टों का बॉलीवुड है, ये ड्रग माफियाओं का बॉलीवुड है, ये अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड है। तो अब अरुण गबली, हाजी मस्तान, दाऊद अब्राहम, इन सबका जो रियल एस्टेट का जो कारोबार था वो चरमरा रहा है मित्रों, और ये स्लो डाउन अभी लंबा चलेगा। लोग मुंबई से भाग रहे हैं इनके कुकृत्यों को देख करके, वहां की पॉलिटिकल बिरादरी को देख करके, वहां की मुंबई की बेशर्म पुलिस को देख करके, वहां के घटिया बॉलीवुड के राजनीति को देख करके, कानून व्यवस्था को देख करके लोग मुंबई में नहीं रहना चाह रहे हैं।
मुंबई छोड़ रहे हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी मार्केट 34% से क्रैश कर गया, सप्लाई चेन 60% नीचे चला गया। और इधर दिल्ली एनसीआर बम बम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, मैं मुंबई में बहुत अच्छे लोग रहे हैं, मुंबई कर मी मराठी मानुस से तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन वहां देखिए ये दोनों भाई फिर भाषाई विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। 5 जुलाई को फिर दोनों मिलकर के फिर वही कुकृत्य करेंगे जो कुकृत्य करने का इनका इतिहास रहा है। अपने ही देश के, अपने ही भाइयों के खिलाफ, अपने ही बहनों के खिलाफ ये दोनों भाई जो है षड्यंत्र करता है। नॉर्थ इंडियन को जूते मारता है, नॉर्थ इंडियन की रेडी पटरी को तोड़ता है, और ये धंधा करके ये जो गुंडा बाप बेटा है, ये आगे बढ़ा। किस प्रकार से नॉर्थ इंडियन के साथ इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। गरीब छोटे रेडी पटरी वालों के, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनकी सब्जी को फेंक देना, उनकी रेडी पटरी को पलट देना, उनको मारना, गरीबों पर, बेसहारा पर, बेजुबानों पर इन दोनों बाप बेटा की पार्टी ने और इन दोनों ने जुल्म किया है। और इस बार तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इन दोनों बाप बेटा की हैसियत पता चल जाएगी। अभी आने दीजिए। लेकिन सिफाली जरीवाला ही आज फिर एक बार जून महीने में सिफाली जरीवाला जैसी एक अच्छी एक्टर ही कहें, एक्ट्रेस कहें, वो गुजर गई। एक के बाद एक यंग लोग मुंबई के बॉलीवुड को अलविदा कह रहे हैं, स्वर्ग भी सिधार जा रहे हैं। एक से एक टैलेंटेड लोग गुजर गए, तो बॉलीवुड पर भी गहरी काली छाया मंडरा रही है, और मुंबई पर भी अफसोसजनक है, ये दुखद है। उस गहरी काली छाया का असर मित्रों ये है कि वहां का पूरा प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर गया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट उठे, कुछ पापियों की सजा पूरे मुंबई को क्यों मिले, मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हीं पापियों की सजा अच्छे लोगों को मिलती है और मिल रही है। मुंबई पर इन्हीं पापियों का काला छाया जो है वो छाया हुआ है। ये काला जादू करने वाले, ये अघोरी पूजा करने वाले, रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी, परमवीर सिंह कह रहा था कि लीलावती हॉस्पिटल में भी काला जादू होता है। ये दोनों बाप बेटा मिलकर के अघोरी पूजा किया। अब इनका काम अघोरी पूजा, काला जादू यही रह गया है। तो इसके क्या होगा? यही होगा जो मुंबई में देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर रहा है, बॉलीवुड से लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना ठिकाना मुंबई से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डराया जा रहा है, उनसे तस्वीली करने की प्लानिंग चल रही थी। अब सोचिए, मुकेश अंबानी से तस्वीली का प्लानिंग चल गया था, और सीबीआई ने अपने ही ऑफिसर को पकड़ा उस पूरे प्रकरण में घालमेल करने के लिए। तो किस पर भरोसा करें आप? ब्रॉड डे लाइट में सारे सबूत आ गए, लेकिन सतीश सालियान आ गए, मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और बेशर्मी के साथ कह रही है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का हमने इंक्वायरी कर लिया है। ये सब जो पाप हो रहा है उसका असर कहां पड़ेगा? लेकिन मैं मुंबईकर से ये कहना चाहूंगा कि आपके जो अच्छे कर्म हैं वो इन पापियों को सजा जरूर दिलवाएगा, और मुंबई एक बार फिर से अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाएगा, और वो जो पुराना बॉलीवुड है वो वापस आएगा। अगर नहीं आएगा तो योगी जी ला रहे हैं यहां पर फिल्म सिटी, वहीं आ जाइएगा, सारे लोग यहीं आ जाइएगा। नोएडा में, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बन रहा है,
तो उन पापियों से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। सिकंदर फ्लॉप हो ही गया, सितारे ज़मीन पर भी चला नहीं, मार्केटिंग पीआर से कुछ-कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ चली-वली नहीं, कुछ अपना पैसा निकाल लेंगे, बस यही हुआ। तो बॉलीवुड का पैसा अब रियल एस्टेट में नहीं जा पा रहा है और ब्लैक मनी पर भी कहीं न कहीं अंकुश लग गया है। ड्रग का बाज़ार भी निशाने पर है। तो ये ड्रग और ब्लैक मनी का जो घालमेल था, वो बॉलीवुड को भी सहारा दे रहा था और रियल एस्टेट को भी दे रहा था। अब ड्रग भी क्रैश हो रहा है, ब्लैक मनी भी क्रैश हो रहा है। तो बॉलीवुड भी क्रैश हो रहा है और रियल एस्टेट भी क्रैश हो रहा है। 1, 2 साल, 3 साल जैसे-जैसे फाइनेंशियल ईयर गुजरेंगे, करेक्टिव मेजर्स लिए जाएँगे, तो हो सकता है बॉलीवुड भी रिवाइव कर जाए और रियल एस्टेट भी रिवाइव कर जाए। लेकिन अब ये जो गहरी काली छाया है, ये छाया कब तक रहेगी, कहना मुश्किल है। तब तक तो ज़रूर रहेगी, जब तक इन पापियों को सज़ा नहीं मिल जाती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इन पापियों को सज़ा मिले, आप भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।